आज हम जो है वायरल पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सही है। पैथोजेनेसिस मीन द पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल मैकेनिज्म रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। हम कहते हैं वो मैकेनिज्म जो कि डिजीज़ को काज करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ द वायरस टू काज अ डिजीज़, कि वायरस की वो एबिलिटी जो कि डिजीज़ काज करे उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं। सही है। जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा या डिजीज़ काज करेगा तो उसके इफेक्ट जो है वो 2 लेवल पे होगा। एक जो होगा वो इंडिविजुअल सेल पे इसका इफेक्ट होगा, और एक दूसरा जो है वो इन्फेक्टेड पेशेंट मीन के इसके 2 इफेक्ट होंगे, या वो सेल को इन्फेक्ट करेगा और उसका जो इफेक्ट होगा वो पेशेंट पे क्या होगा। सही है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि इन्फेक्टेड सेल, हम कहते हैं कि जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा या इन्फेक्शन काज करेगा तो इसका सेल पे क्या इफेक्ट होगा। सही है। तो इसके वो 4 इफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डेथ होगा। जब वायरस की सेल को इफेक्ट करेगा तो उस सेल की डेथ ओकर होगी। वो जो है फ्यूजन ऑफ द सेल टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड ज्वाइंट सेल या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, के जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उसकी मेम्ब्रेन में चेंजेस आएगी, जिसकी वजह से वो मल्टी न्यूक्लिएटेड ज्वाइंट सेल बनाएगा। सही है। नंबर थर्ड जो है वो है मेलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, मीन के उसमें मेलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सही है। एंड नंबर 4 है कि उसके मार्फोलॉजिकल या फंक्शनल चेंजेस, उसमें कोई मार्फोलॉजिकल या फंक्शनल चेंजेस नहीं आएंगे। सही है। हम कहते हैं कि अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि 4 इफेक्ट किस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा है कि डेथ काज करेगा, तो हम कहते हैं कि डेथ किस तरह काज करेगा। हम कहते हैं कि जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको क्या करता है कि वो उसके जो माइक्रोमॉलिक्यूल सिंथेसिस है वो इनहिबिट करेगा। सेकेंडली वो जो है वो क्या करेगा, डीएनए और आरएनए को इनहिबिट करेगा। सही है। जब प्रोटीन इनहिबिट होंगे, डीएनए आरएनए इनहिबिट की सिंथेसिस नहीं होगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास वो सेल जो है वो क्या होगा, डेथ ओकर होगी। सही है। हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट synthesis of the cellular protein is inhibited but viral protein synthesis still occur। हम कहते हैं कि जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा या इफेक्ट करेगा तो वो जो है उसकी सेलुलर प्रोटीन जो की सिंथेसिस है वो इनहिबिट करेगा, लेकिन वायरल की जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो होगी, जिसकी वजह से वायरस अपना रिप्लिकेशन प्रोसेस परफॉर्म करेगा। सही है। इस तरह ये भी यहाँ पे भी एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जो पोलियो वायरस है वो जो है इनिशिएशन फैक्टर जो सेलुलर प्रोटीन के लिए सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर है वो इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से वायरल या सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। सही है। लेकिन पोलियो वायरस के पास स्पेशल टाइप ऑफ राइबोसोम इनिशिएटिंग साइट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना वायरल जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो परफॉर्म करेगा। सही है। और वो जो इनिशिएशन फैक्टर का जो प्रोसेस है वो उसको बाईपास करेगा। सही है। अब हम आते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास वायरल में कुछ जो है डायग्नोस्टिक फैक्टर लाइक इंक्लूजन बॉडीज, इसको हम डायग्नोस्टिक फैक्टर यूज़ करते हैं। सही है। और इंक्लूजन बॉडी हमारे पास ये कहते हैं ये वायरल प्रोटीन होते हैं या वायरल पार्टिकल होते हैं। सही है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे तो नेगरी बॉडी जो है ये किस में हमारे पास फाइंड होते हैं, ये हम कहते हैं कि रेबीज वायरस इन्फेक्टेड ब्रेन न्यूरॉन। सही है। और इस तरह ओवल आई इंक्लूजन बॉडी हमारे पास साइटोमेगाली वायरस में जो है होते हैं। सही है। और जो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। अब हम कहते हैं कि नंबर फर्स्ट इफेक्ट तो हमने डेथ ऑफ द सेल पढ़ लिया। नंबर सेकंड इफेक्ट जो है वो है कि फ्यूजन ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड सेल काज मल्टी न्यूक्लिएटेड ज्वाइंट सेल। हम कहते हैं कि जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उसके मेम्ब्रेन में चेंजेस आएगी, लाइक रिजल्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन चेंजेस, जिसकी वजह से वो कुछ प्रोटीन जो है वायरल प्रोटीन जो है वो उस मेम्ब्रेन में इंसर्ट करेगा, जिसकी वजह से फ्यूजन ऑफ द सेल होगी। सही है। और उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड ज्वाइंट सेल कहते हैं। सही है। नंबर थर्ड हमारे पास है कि वो साइटोपैथिक इफेक्ट शो करेगा। साइटोपैथिक इफेक्ट मीन कि उसके मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आएगी, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते थे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर थर्ड है कि वो कुछ इन्फेक्शन जो है या कुछ वायरसेस जो है वो क्या काज करता है, मेलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक हम कहते हैं कि HBV वायरस जो है उसमें ट्यूमर जीन होते हैं, वो क्या हमारे पास मेलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन काज करता है। सही है। इसके बाद हम आते हैं कि उसका पेशेंट पे
क्या इफ़ेक्ट पेशेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। सही है, हम कहते हैं कि जब वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वो उसकी सेल ट्रांसमिशन होगी, फिर वो होस्ट में एंट्री करेगा, फिर जब होस्ट में एंटर हो जाए तो वायरस रिप्लिकेशन होगी, और जब वायरस रिप्लिकेट हो गए तो वो क्या होगा, सेल से वो सेल को डैमेज करेगा, और सेल से वो दूसरे सेल में स्प्रेड होगा, लाइक स्प्रेड ऑफ द वायरस टू अदर सेल एंड ऑर्गन। सही है, और इसी वजह से जब वो दूसरे सेल में स्प्रेड होगा तो इसके बाद हमारे पास बॉडी में क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, या वो एज अ बोथ होस्ट डिफेंस एंड कंट्रीब्यूट कर सर्टेन डिजीज। हम कहते हैं कि जब इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा तो वो होस्ट डिफेंस भी हो सकता है और हमारे बॉडी में एज अ डिजीज़ भी काज कर सकता है। इसको हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह जो हम इम्यून रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी में डिजीज़ काज करेगा। सही है, और नंबर 5 पॉइंट जो है वो परसिस्टेंस ऑफ द वायरस इन सम इंस्टेंट। इस स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह वायरस इन्फेक्ट होगा, या फिर जो है वो एंट्री होगी, उसमें रिप्लिकेशन होगी, फिर अदर सेल में इन्फेक्ट होगा, फिर जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा, और लास्ट पे जो है परसिस्टेंस ऑफ द वायरस को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सही है, हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हुई है जो हम इसको पढ़ते हैं। सही है, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब वायरस इन्फेक्ट हो जाए, सेल में एंटर हो जाते हैं, और पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें कोई साइन और सिम्टम हमें मालूम नहीं होते और नहीं शो हो रहे थे, तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सही है, प्रोडोमिनल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम अपीयर होते हैं, लाइक वो स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ रिलेटेड नहीं होते। हम कह सकते हैं लाइक फीवर, हेडेक, डायरिया, जो कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो, वो अपेयर हो, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडोमिनल पीरियड कहते हैं। ऐसे ये नंबर 3 है जो है स्पेसिफिक इलनेस पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसमें स्पेसिफिक साइन और सिम्टम जो है वो उस डिजीज़ के साथ जो रिलेटेड होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं। सही है, और नंबर 3 है नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्रोजेशन। सही है, या उसको हम कहते हैं कि वो वायरस जब वो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया तो वो उसकी रिकवरी होगी तो उसको हम रिकवरी पीरियड कहेंगे, या जो है वो क्या काज करेगा, क्रोनिक कैरियर स्टेट, या मीन वो क्रोनिक इन्फेक्शन की तरफ जाएगा। सही है, अब हम कहते हैं कि वायरस ट्रांसमिशन एंड पोर्टल ऑफ एंट्री। सही है, हम कहते हैं कि वायरस जो है वो पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट हो सकता है, और जो है पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, और मदर टू ऑफस्प्रिंग भी हो सकता है। सही है, और एंट्री जो है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी हो सकता है, जीआईटी ट्रैक के थ्रू भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी हो सकता है, ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, और ट्रांसप्लेसेंटल भी हो सकता है, मीन प्लेसेंटा के थ्रू भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। सही है, अब हम यहाँ आते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड। हम कहते हैं कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो कौन कौन सी वायरस के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सही है, तो उसमें हम कहते हैं कि ह्यूमन HIV वायरस है, HTLV वायरस होगा, हेपेटाइटिस B वायरस होगा, हेपेटाइटिस C वायरस होगा, उसको हम क्या करेंगे, इसकी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सही है, बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सही है, अब हमने कहा कि वायरस जो है वो ट्रांसमिशन टू प्रोसेस या टू वे से भी हो सकता है, एक 2 टाइप के हो सकते हैं। सही है, एक है वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन कि जो वायरस मदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं तो उसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। सही है, और जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहेंगे। सही है, तो ये हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन मदर टू ऑफस्प्रिंग, एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन मीन पर्सन टू पर्सन। सही है, नंबर 3 हम कहते हैं कि हमारे पास एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकते हैं डिजीज़, लाइक जिस तरह उसमें डायरेक्टली भी इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली भी मीन के जिस तरह जो है वो रेबीज़ डिजीज़ जो है वो डॉग के बाइट से काज होता है। सही है, और इस तरह इंसेक्ट इनडायरेक्टली में जो है वो इंसेक्ट वेक्टर आते हैं, जैसे डेंगू वायरस जो है डेंगू डिजीज़ जो है वो एडिस मॉस्किटो के बाइट से जो है वो ट्रांसमिट होता है। सही, इस तरह येलो वायरस फीवर जो है वो भी डेंगू वायरस एडिस मॉस्किटो के बाइट से वो इनसे ट्रांसमिट होते हैं। सही है, अब हम आते हैं नंबर 3 है लोकलाइज एंड डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन मीन
कि जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर लेता है तो उसमें दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है लोकलाइज और दूसरा होता है सिस्टमिक। लोकलाइज मीन कि वो स्पेसिफिक एरिया के साथ रिलेटेड होगा, सही है, और सिस्टमिक मीन वो उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, सही है। लाइक हम कह सकते हैं जो रीनो वायरस है जो कि क्या काज करता है, कॉमन कोल्ड मीन जुकाम जो काज करता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, सही है। इस तरह इन्फ्लुएंजल वायरस जो है वो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी दोनों ट्रैक को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो ये एग्जांपल जो है रीनो वायरस और जो कि नंबर सेकंड इज इन्फ्लुएंजा वायरस, वो लोकलाइज इन्फेक्शन काज करता है, सही है। इसके दूसरा जो इन्फेक्शन है वो है सिस्टमिक, जो कि पूरी बॉडी में वो काज करेगा, सही है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो पोलियो और मीजल वायरसेस है, जो कि हम कहते हैं कि इससे पूरे बॉडी में वो इन्फेक्शन काज करता है, सही है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ दी लिखा है, नेक्स्ट पेज में हम पढ़ते हैं। हाँ, ये भी है कि जो सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा वो ब्लड के थ्रू और न्यूरॉन के थ्रू फुल बॉडी में ट्रांसमिट होगा, सही है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ दी पोलियो वायरस को पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि वायरस जो है वो एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। जब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो नेक्स्ट जो है वो मेजेंटिक लिम्फ नोड में ट्रांसमिट होगा, सही है। वहाँ पर उसकी दोबारा मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर जो है वो अगेन कहाँ पे आएगा, ब्लड स्ट्रीम में आएगा। ब्लड स्ट्रीम से फिर वो इंटरनल ऑर्गन लाइक लिवर और स्प्लीन की तरफ जाएगा, फिर वहाँ उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर वो अगेन ब्लड में आएगा और ब्लड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, सही है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो न्यूरॉन को इन्फेक्ट करेगा और वो न्यूरॉन जो इन्फेक्टेड हुए वो क्या काज करेगा, मसल पैरालिसिस काज करेगा, सही है। डेथ ऑफ दी पर्सन स्पेसिफिक मसल लाइक पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। ये पूरा पोलियो का वायरस का वो मैकेनिज्म कि किस तरह वो मसल पैरालिसिस काज करता है, सही है। अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनोपैथोजेनेसिस। जिस तरह पैथोजेनेसिस हमने कहा कि मैकेनिज्म बाय विच द वायरस काज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस, सही है। हम कहते हैं कि वायरस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, डायरेक्ट डिजीज काज करता है, सही है। लाइक मोस्टली यहाँ लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ सेल किलिंग बाय वायरस इंड्यूस इनहिबिशन ऑफ माइक्रो मालिकुलर सिंथेसिस। जिस तरह हमने शुरू में कहा है कि वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, उसकी जो माइक्रो मालिक्यूल होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस हो, उसको इनहिबिट करेगा। जब वो इनहिबिट होंगे तो उसकी वजह से सेल इन्फेक्ट होगा, सही है। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, जिस तरह पोलियो वायरस हमारे पास मोटर न्यूरॉन को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस ऑफ दी मसल होगी। नंबर सेकंड ये है कि एबोला वायरस जो है वो हमारे पास क्या करता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल को डैमेज करता है। जब वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या काज होगी, हेमरेज काज होगी। नंबर सेकंड मैकेनिज्म हम ये कहते हैं कि वायरस जो है वो जो मोस्ट डिजीज़ होती है वो वायरस की वजह से नहीं होती, बल्कि उसका मैकेनिज्म अदर होता है। मीन के वो वायरस इन्फेक्टेड सेल की वजह से नहीं होते। लाइक यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि रूटा वायरस जो है वो हमारे पास क्या काज करता है, डायरिया का, इंड्यूस डायरिया। मीन ये डायरेक्ट डायरिया काज नहीं काज करता। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि जो कि डायरिया काज करता है। हम कहते हैं कि जो रूटा वायरस है वो हमारे पास क्या करता है, इंटीरोसाइट को इन्फेक्ट करेगा। जब इंटीरोसाइट इन्फेक्ट होगा तो वो साइटोकाइन रिलीज करेगा, और साइटोकाइन हमारे पास क्या करता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। जब एंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट होगा तो इसकी वजह से मोटिलिटी ऑफ दी जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो एंटेरिक वो ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से हमारी बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सिक्रीशन होगी, मीन लॉस होंगे, और उसकी वजह से डायरिया काज होगा, सही है। नंबर सेकंड तो ये है कि वो मीन के ये मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा ये है कि वायरस की वजह से नहीं जो है वो डिजीज़ काज नहीं होती, सही है। नंबर सेकंड हम ये कहते हैं कि जब वायरस जो डिजीज़ काज होगी वो हमारी इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन से काज होगी, सही है, न कि वायरस इन्फेक्टेड सेल की वजह से, सही है। इसमें कहते हैं कि जब हमारे वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा बाय टू मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फर्स्ट इज़ साइटोटॉक्सिक टी सेल, और नंबर सेकंड इज़ इम्यून मेडिएटेड पैथोजेनेसिस। हम कहते हैं कि जब
जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उस सेल की वजह से एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स होगी, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल को सिक्रीट करेंगे या एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेशन की वजह से वो उस सेल की डेथ काज होगी। सही है। यहाँ पे एग्जांपल पे लिखा है कि रेश ऑफ द मीजल इज सिमिलरली इज काज बाय दिस सेल अटैकिंग द इन्फेक्टेड वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल। हम कहते हैं कि जब मीजल वायरस वेस्कुलर स्किन पे जब वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल होते हैं उनको इन्फेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होंगे, और साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिवेशन की वजह से हमारे बॉडी में क्या होगा, रैश अपीयर होगा। सही है। नंबर सेकंड हम कहते हैं कि जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उसकी वजह से इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स एक्टिव होगा, जो कि एंटीबॉडी सिक्रीशन होगी। एंटीबॉडी उस वायरस एंटीजन के साथ अटैच होकर कम्प्लेक्स बनाता है और वो किसी टिश्यू या जॉइंट में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। सही है। लाइक हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस, रूबेला, पार्व वायरस वो क्या काज करता है, एर्थराइटिस काज करता है। किस तरह के एंटीजन और एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बन जाते हैं और वो डिफरेंट एरिया पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो क्या काज करता है, एर्थराइटिस काज करता है। सही है। और कौन कौन से वायरस एर्थराइटिस काज करता है, वो है रूबेला वायरस, HBV वायरस, पार्व वायरस। सही है। अब हम आते हैं वायरुलेंसी। वायरुलेंसी मीन के स्ट्रेन ऑफ द वायरसेस डिफर ग्रेटली इन देयर एबिलिटी टू काज अ डिजीज़। हम कहते हैं कि वो स्ट्रेन जो कि डिजीज़ काज करता है उसको हम वायरुलेंसी कहते हैं। सही है। इसमें है कि कुछ वायरस जो है इसमें म्यूटेशन हो जाती है या म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से उसकी वायरुलेंसी फैक्टर जो है वो इफेक्ट हो जाता है। मोस्टली वो स्ट्रेन जो कि उसमें वायरुलेंसी फैक्टर ना हो तो उसको हम एज वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। सही है।